7 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओशान अपनी डिबेट टीम के लिए 4 डिबेटर का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आया होती है। और जब इंटरव्यू देने के लिए आया होती है तो उन्हें तो पता भी नहीं होती है कि ये डिबेट टीम का इंटरव्यू होती है। और जैसे ही उन्हें पता चलती है कि ये डिबेट टीम का इंटरव्यू होता है, सब तो यहाँ पर उठकर यहाँ से चले जा रही होती है। लेकिन शाओशान सबको समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी बात तो कोई भी नहीं सुन रही होती है। और यहाँ पर ताओ आकर अपने सारे टीम मेंबर को बताती है कि माना ने बहुत ज्यादा टैलेंटेड 4 डिबेटर है, लेकिन वो अभी डिबेटिंग छोड़ चुका है। और यूनिवर्सिटी उसे समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो किसी की बात ही नहीं मानता। ये सुनकर साओ से पूछती है कि अगर वो इतना टैलेंटेड है तो वो किसी की नजर में क्यों नहीं आया। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि जब साहो उस यूनिवर्सिटी में आया तो मानन 3rd ईयर में आ गया था, इसलिए वो किसी की नजर में नहीं आया। ये सुनकर साहो से बोलती है कि ठीक है, उसे हमारी टीम पर लेकर आओ ताकि हम टीम 1 को हरा सके। ये सुनकर टेंजू से बोलती है कि उसे हमारी टीम में लाना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे कैसे भी करके मना लूंगा हमारी टीम पर आने के लिए। और उसके बाद नॉनवे अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसके 2 दोस्त बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर वो दोनों आराम कर रहे होते हैं। और उनके पास जाकर उन्हें पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मेंगवाना से बोलती है कि माना ने हमें बुलाया है कि मेडिटेशन करने के लिए सेहत अच्छा रहता है और दिमाग भी अच्छे से चलती है। और इस टाइम पर माना ना जाती है तो नॉनवे उसके पास जाती है और उसे पैसा देती है, क्योंकि माना ने उसे कुछ सामान बेचने के लिए दिया होती है। और उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर माना तो समझ जाती है कि नॉनवे को उससे कुछ चाहिए होती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर नॉनवे उसे बोलती है कि हमारी डिबेट टीम भी मुश्किल में चल रही है, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर तो माना उसे साफ साफ मना कर देती है और वो ऊपर चली जाती है। और मेंगवाना से बोलती है कि क्यों ना तुम सिटी 4 का एग्जाम दे दो। ये सुनकर माना से बोलती है कि मुझे सिटी 4 का एग्जाम नहीं देना। ये सुनकर मेंगवाना से बोलती है कि अगर तुम सिटी 4 का एग्जाम नहीं दोगे तो तुम्हें डिप्लोमा नहीं मिलेगा और तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगा और इसके बाद तुम घर भी नहीं खरीद पाओगे। ये सुनकर नॉनवे उसे बोलती है कि अगर तुम घर नहीं खरीद पाओगे तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगा। ये सुनकर माना उन्हें पूछती है कि क्या ऐसा चीजें तुम्हारी हो जाएगा। ये सुनकर वो तो चुप हो जाती है। और यहाँ पर माना उन्हें बोलती है कि तुम डिप्लोमा के बाद एक अच्छा नौकरी करोगे और अच्छे पैसा कमाओगे, लेकिन वो मेरे लिए काफी नहीं है। और इसके बाद फिर भी घर खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स से ही पैसा लोगे और इसके लिए मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है और इस कॉलेज में हम 7 साल तक रह सकते हैं, इसलिए मेरे पास बहुत टाइम है। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि फिर भी तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। मैंने देखा है कि तुम लोगों को आसानी से बुद्धू बना लेती हो और तुम्हें इसके ऊपर अपनी फ्यूचर बनाना चाहिए। ये सुनकर माना उन्हें बोलती है कि इसके लिए मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है और वो बोलकर उसे सोने के लिए बोलकर वो खुद ही सो जाती है। और यहाँ पर नॉनवे तो उसे और कुछ बोल ही नहीं पाता। और इसके बाद नॉनवे सीआईयू से मिलकर लाइब्रेरी में जाती है, क्योंकि लाइब्रेरी में कुछ ऐसा बुक होती है कि वो बाहर नहीं ले जा सकते, इसीलिए वो दोनों वहाँ पर छुप कर उस बुक को पढ़ रही होती है। और यहाँ पर सीआईयू से पूछती है कि क्या तुमने मानन को मना लिया, तो नॉनवे मना कर देती है। और इस टाइम पर लाइब्रेरी का गार्ड आ जाती है तो वो दोनों छुप जाती है। और यहाँ पर नॉनवे जो होती है सीआईयू को गले लगा लेती है। और जैसे ही गार्ड चली जाती है तो सीआईयू देखती है कि नॉनवे ने उसे गले लगा लिया होती है और उसे दूर जाती है और उसे बोलती है कि तुमने ये जानबूझकर किया बोलकर उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है और उसे मारने लगती है। और नॉनवे सीआईयू को बोलती है कि नहीं, तुम ये जानबूझकर कर रही हो बोलकर उन दोनों यहाँ पर लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर मैंगियान और डेंटेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती है। और वो मानन से पूछती है कि एग्जाम के दिन तुम क्या करोगी। तो मानन से बोलती है कि कमिंग फेस्टिवल है तो इसलिए मैं वहाँ पर जाऊंगा। ये सुनकर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास टिकट है। तो मानन बोलती है कि 3 टिकट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर वो दोनों कुछ भी बोलते नहीं है। तो मानन बोलती है कि तुम परेशान मत हो, तुम जल्दी ही हमारे स्कूल का रेपुटेशन नीचे गिरा दोगे। ये सुनकर वो दोनों बोलती है कि तुम होते हुए हमेशा नहीं कर सकते। और इसके बाद मानन नीचे आती है और बोलती है कि तुम दोनों पढ़ाई करो, मैं बाहर थोड़ा सा वॉक करने के लिए जाती हूँ बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर बाहर जाकर मानन बैठा हुआ होती है तो उसके पास ताओ आती है और उसके साइड में बैठ जाती है और उसे एक फोटो दिखाने लगती है और उसे पूछती है कि क्या ये तुम हो। तो मानन उसे कुछ भी नहीं बोलता। और यहाँ पर ताओ से बोलती है कि मिस्टर ली मुझे बोल रहे थे कि तुम 1st ईयर में बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट थे और तुम स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी थे और तुम 3 एसोसिएशन का कैप्टन भी थे और तुम्हें नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली थी और तुम्हारी ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा उम्मीद लगा हुआ था, लेकिन पता नहीं अचानक तुम 1st ईयर में ही ये सब चीज क्यों छूट दी और तुम सारी सोशल मीडिया से अपने सारी फोटो भी डिलीट करा दी और उसके बाद तुम क्लास भी बंक करने लगे और कुछ क्लास में तुम फेल भी होते रहे। ये सुनकर मानन पूछती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। ये सुनकर ताओ से पूछती है कि तुम अचानक इतना नेगेटिव क्यों हो गए। ये सुनकर मानन से बोलती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना जिंदगी को अलग तरीके से जीऊंगा। ये सुनकर ताओ से बोलती है कि तुम्हारी सुने और वीडियो गेम के खेलने के अलावा और कोई भी हॉबी नहीं है, ना कि तुम्हारी कोई दोस्त है, ना कि तुम कोई क्लास अटेंड करते हो, तुम क्लास में फेल भी होते हो। क्या यह तुम्हारी जिंदगी जीने का एक न्यू तरीका है। ये सुनकर मानन से पूछती है कि क्या इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो ताओ से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर मानन हंसने लगती है और उसे पूछती है कि तुम्हारी नजर में जिंदगी जीने का बेस्ट तरीका क्या है। क्या चारों तरह से लोगों के सामने घेर कर रहना या उनके सामने बेस्ट बनकर रहना या ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छा नौकरी करना। इस तरह का जीने का मतलब एक ट्रेडमिल की तरह भागते रहना जो कि कभी रुकता नहीं है। और अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में इतना अचीवमेंट कर लेती है तो वो ना गिरने के लिए उसे हर वक्त भागना पड़ता है, ये एक साइकिल की तरह है। और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें यही मकसद लगती है कि जिंदगी जीने के लिए। ये सुनकर तो ताओ और कुछ भी बोल नहीं पाता। और यहाँ पर मानन से बोलती है कि एक बार समर वेकेशन में मेरी एक दोस्त का एक लेक पर डूबने से मौत हो गया था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो उस लेक पर बार बार जाता था,
उस लेक के बारे में उसे जितना पता होगा शायद और किसी को पता भी नहीं होगा, और मैं ऐसी जिंदगी जी कर थक चुकी हूँ। अगर तुम तुम्हारी जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए निकल जाओगी तो उसकी दबाव में तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, और मेरी मानना यही है कि रुक कर तुम तुम्हारी जिंदगी का मकसद ढूंढ सकते हो, और मैंने रुकना चूज किया है। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है, और ताहो मानन की बात सुनकर वो तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है, लेकिन वो हनान को कुछ भी बोल नहीं पा रही होती क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। और अगले दिन नॉनबे और साहू और टियानजी अपने डिबेट रूम में आ रही होती है क्योंकि टीम 1 ने उन्हें बोला होती है कि तुम 8 बजे से ही अपने डिबेट रूम का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। इसीलिए वो सुबह सुबह अपने डिबेट रूम में आ रही होती है ताकि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रूम में जैसे आती है तो देखती है कि ताहो वहीं पर है, और उसे पूछती है क्या तुम रात भर यहीं पर थे? तो ताहो हाँ बोलती है, और बोलती है कि मैं कंपटीशन का लिस्ट चेक कर रही थी तो मुझे पता चला कि वहाँ पर स्कूल ऑफ फाइनेंस भी पार्टिसिपेट किया है। वजह से नॉनबे और साहू सुनती हो तो हैरान हो जाती है और बोलती है कि अगर हम उन्हें हरा देंगे तो हम फेमस हो जाएंगे। ये सुनकर टियानजी उन्हें पूछती है कि वो कौन है, तो साहू उसे बता देती है कि वो पिछले साल पॉपुलेशन कंपटीशन का टॉप 4 है। ये सुनकर टियानजी तो हैरान हो जाती है और बोलती है कि वो तो टॉप 4 है, हम उन्हें हराएंगे कैसे? ये सुनकर ताहो उसे बोलती है कि अगर हमारी टीम में मानन आ जाएगी तो हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। और इसके बाद वो मानन की सारी स्टोरी ने बता देती है कि उसके साथ कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ था, ना कि उसका कोई फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन उसे आलसपन की बुरी तरह से आदत लग चुकी है। और मानन को ऐसा लगता है कि वो आलस बिल्कुल भी नहीं है, और उसे लगता है कि टीवी देखना और वीडियो गेम खेलना जिंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका है, और उसने इससे निकलने के लिए एक बार कोशिश की थी लेकिन आलसपन ने उसे फिर से दबा दिया था। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि असल में वो ग्रेजुएट होना नहीं चाहता तो हम उसका क्या कर सकते हैं? ये सुनकर साहू से बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, उसके भी अंदर कभी ना कभी होप था कि वो भी ग्रेजुएट हो चुके, लेकिन उसका होप अभी खत्म हो चुकी है, हमें सिर्फ उसके अंदर की होप को जगाना है। ये सुनकर ताहो बोलती है कि तुमने सही बोला है, अगर हम उसके अंदर की होप को जगा सके तो वो ग्रेजुएट भी कर लेगा और हमारे डिबेट टीम को भी ज्वाइन कर लेगा, जिस वजह से हमारी तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये सुनकर उन्होंने बोलती है कि ठीक है, मैं इस बारे में मानन से बात करूंगा। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है, और उसके बाद वो मानन के साथ वो लूडो खेल रही होती है। तो वो मानन को बोलती है कि अगर मैं जीत गया तो तुम सिटी 4 का एग्जाम दोगे, अगर तुम जीत गए तो तुम 4 डिबेटर बनकर हमारी टीम ज्वाइन करोगी और हमें जिताओगे, और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ये सुनकर मानन बोलती है कि ऑप्शन सी। ये सुनकर नॉनबे से बोलती है कि वहाँ पर ऑप्शन सी नहीं है। तो मानन से बोलती है कि जब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होती है तो तुम ऑप्शन सी को चॉइस करो। ये सुनकर नॉनबे से बोलती है कि तुम्हें ग्रेजुएट होने में डर क्यों लग रहा है, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। ये सुनकर मानन से बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो, और क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुमने कभी यंगजी को हराया है? हम दोनों ने इत्तेफाक से मिला है, इसलिए मुझे अकेले छोड़ दो। ये वजह से नॉनबे सुनती है उससे तो गुस्सा आती है और बोलती है कि हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं और मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानती हूँ, बोलती है, और अपना गुटी को नीचे गिरा कर यहाँ से चली जाती है। और मानन देखती है कि वहाँ पर नॉनबे जीत गया होती है, और ये बात वो नॉनबे को बताती है, लेकिन नॉनबे उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर एंजी डिबेट रूम में बैठा हुआ होती है तो टियानजी उसे देखती है और चुपके से जैसे जा रही होती है तो एंजी से बोलती है कि अभी टीम 1 का डिबेट रूम यूज करने का टाइम है। तो टियानजी बोलती है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था, बोलकर उसके पास जाती है। उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें और लिंगियान को गलत समझा था, इसलिए उसे माफी मांगती है। बोलती है कि ये कुकीज मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, बोलकर उसे देने लगती है। तो एंजी उसे साफ साफ मना कर देती है, बोलती है कि मैं मीठा नहीं खाता। ये वजह से टियानजी सुनती हो तो मायूस हो जाती है, और यहाँ पर उसे पूछती है क्या तुम अभी तक मेरे ऊपर गुस्सा हो, लेकिन यहाँ पर एंजी उसे कुछ भी बोलता नहीं है, इसीलिए टेंजी तो और भी ज्यादा मायूस हो जाती है। और जैसे ही यंगजी टेंजी का फेस देखती है उसे तो बुरा लगती है, और यहाँ पर टेंजी जैसे ही जाने वाला होती है तो यंगजी से रुक कर बोलती है कि वही कुकीज इस टेबल के ऊपर रख दो। ये बात जैसे ही टेंजी सुनती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुकीज को टेबल के ऊपर रखकर यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही टेंजी यहाँ से चली जाती है तो यंगजी जाकर उस कुकीज को खाने लगती है, जैसे वो खाती है उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगती है, तो और भी ज्यादा खाने लगती है। और इस टाइम पर जिनान आ जाती है और उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम कभी मीठा खाते होगे, और उसे पूछती है कि ये कुकीज किसने लेकर आई थी। तो यहाँ पर एंजी बोलती है कि उन्होंने शायद छोड़ दिया होगा और मुझे भूख लग रहा था तो मैं खा लिया था। और यहाँ पर जैसे ही जिनान खाती है वो भी बोलती है कि ये कुकीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और इसके बाद वो अपने कंपटीशन के बारे में बात करने लगते हैं। और यहाँ पर नॉनबे अपने रूम में बैठा हुआ होती है तो वो मानन को लैपटॉप को देखने लगती है, और उसके बाद उसके लैपटॉप के पास जाती है और वो सिटी 4 की एग्जाम की फॉर्म को ओपन करती है, और उसके बाद वो मानन की स्टूडेंट आईडी को ढूंढने लगती है। और जैसे ही ढूंढ रही होती है तो इस टाइम पर मानन आ जाती है, और मानन आकर उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। ये देखकर नॉनबे तो नर्वस हो जाती है और मानन को बोलती है कि अगर मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हारी शर्ट की बटन ढूंढ रही थी क्या तुम बिलीव करोगे। तो मानन हाँ बोलती है और वो जाकर अपने सीट में बैठ जाती है, लेकिन वो जैसे ही अपने लैपटॉप को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो मेरी स्टूडेंट आईडी ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो कुछ बोलता नहीं है। और यहाँ पर नॉनबे बोलती है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता था, मैं चाहती हूँ कि तुम
सिटी 4 का एग्जाम दो। ये बात जैसे ही मानन सुनती है तो गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि मेरी एक सवाल का जवाब दो, क्या मेरी कोई हक नहीं है कि मैं जब चाहूँ तो फेल हो सकूं? तुम तो हर वक्त टीम 1 को हराने के बारे में सोच रही हो। मैंने इस बारे में तुम्हें कभी कुछ बोला है? क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ है और तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और यहाँ पर नॉन पे देखती है कि मानन तो बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो? ये सुनकर मानन मुस्कुराने लगती है और उसे बोलती है कि इसकी वजह से मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा। ये सुनकर नॉन पे तो खुश हो जाती है क्योंकि मानन उसके ऊपर गुस्सा नहीं होती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर नॉन पे का टीम को डिबेट का टॉपिक मिल गया होती है जो कि कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए और इस बारे में वो बात कर रही होती है। तो बात करते करते बात वो मानन के पास पहुंच जाती है। अगर हम मानन को उसकी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आ जाएंगे तो वो हमारी मदद करेगा। और यहाँ पर सब डिसाइड करते हैं कि हम उसकी मदद करेंगे लेकिन उसके साथ जाकर बात करना करेगा। तो यहाँ पर ताहो बोलती है कि मैं जाकर उसके साथ बात करूंगा और उसके बाद वो जाकर मानन को मिलती है और वो जैसे ही मानन से कुछ बात करने वाला होती है तो उसके पास बार बार काम से कॉल आ रही होती है और इनमें से मानन खाना खत्म कर लिया होती है और वो ताहो को बिल पे करने के लिए बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ताहो तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और दूसरी तरह नॉनवे और साहू लाइब्रेरी में बैठे हुए होते हैं। तो नॉनवे साहू को बोलती है कि पता है मानन, तुम जैसे अकड़ू और जीती लोग से सबसे ज्यादा डरती है, इसलिए तुम्हें भी एक बार ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर साहू कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि ठीक है, मैं मेरी टीम के लिए एक बार तो ट्राई कर ही सकती हूँ। और अगले सुबह साहू नाश्ता लेकर मानन के पास पहुंच जाती है और उसे नाश्ता देती है। तो मानन से पूछती है कि क्या ये नॉनवे के लिए है? तो साहू उसे मना कर देती है और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए है। ये सुनकर मानन उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है क्योंकि मानन को समझ में आ गया होती है कि साहू को उसे कुछ ना कुछ चाहिए होती है। तो साहू उसे रोकती है और अपने डिबेट टीम को ज्वाइन करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर मानन उसे साफ साफ मना कर देती है। तो यहाँ पर साहू उसे समझाने लगती है कि डिबेट टीम ज्वाइन करने से कितना फायदा होती है, लेकिन मानन उसे उल्टा इतना समझा देती है कि साहू को खुद के ऊपर शक होने लगती है कि उसे डिबेट टीम ज्वाइन करना चाहिए या ना करना चाहिए। ये बात जैसे ही जाकर अपने सारे दोस्त को बताती है तो नॉनवे बोलती है कि मानन एक ब्लैक होल की तरह है जो कि अपने अंदर सारी लाइट को खींच लेती है। पर जैसे ही तावा सुनती है वो बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही बोला है, मैं जब भी मानन से बात करती हूँ मुझे ऐसा लगती है कि मैं किसी कंबल के अंदर घुस जाऊँ और कभी भी ना निकलूं। ये सुनकर टैंजी बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मानन का ज्यादा ही कुछ तारीफ कर रहे हो? और बोलती है कि अभी मानन को मनाने की जिम्मेदारी मेरी कंधों के ऊपर है। बोलकर वो जैसे ही जाने लगती है तो उसकी सारी दोस्त उसे रुकने लगती है, लेकिन टैंजी किसी की बात नहीं मानती और वो चली जाती है। और अगले दिन में हम टैंजी को देखती है जिसका हालत तो यही से भी बुरी होती है। और यहाँ पर मानन टैंजी को ऐसा समझाया होती है कि टैंजी को तो अपना जिंदगी पेड़ पौधों में ही दिखाई दे रही होती है। और यहाँ पर ये देखकर बोलती है कि अगर हमें मानन को अपनी बात मनवानी हो तो ऐसे हमें एक इंसान की जरूरत है जो कि मानन के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हो सके। तभी उनका नजर शासन के ऊपर जाती है जहाँ पर कि वो दिन दोपहर में रनिंग कर रही होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।